ओके, तो हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया टेंसर। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो जैसा कि हम बताए ना, रिजिड वेट डायनामिक्स में देखो क्या है, दो पार्ट है कैलकुलेशन का। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो रिजिड वेट डायनामिक्स में दो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया टेंसर कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्या है? दिस इज कैलकुलेशन। तो देखो, इस कैलकुलेशन में भी दो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है, समझ गया ना, कैलकुलेशन जो होगा ना वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला, और मतलब ये जो है ना, बेस्ड ऑन फॉर्मूला का मतलब हो गया ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का होगा, फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें ना, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, हर जगह डेंसिटी सेम है। और दूसरा जो होता है, दैट इज बेस्ड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब रो जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है ना, इसमें रो जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स वगैरह। ठीक है ना, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के दो दो टाइप होंगे। तो ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा ना, मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 डिस्क रख दिया गया या 3 डिस्क रख दिया गया। एक बार जैम में क्वेश्चन आया था कि 7 डिस्क रख दिया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? समझ गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें ये जो फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट में ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए एक डिस्क है और ये एक डिस्क रख दिया गया। ठीक है, अब मान लो बोल दिया गया कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है ना, इसका भी मास m दे दिया गया, इसका भी मास m, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r है। तो हम लोग जानते हो क्या कहते हैं इसमें, मोस्टली जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको पहले से फॉर्मूला पता होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मतलब सेंटर के अबाउट, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2। ठीक है ना, तो कुछ फॉर्मूले तो आप इसका जानते हो। ठीक है ना, उसी फॉर्मूले को यूज करके आंसर करना होगा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का क्वेश्चन है, तो वो मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। या फिर कभी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, उसमें से बोल दिया गया कुछ पोर्शन हमने कट कर दिया ऐसे। ठीक है ना, ये तो ये बच गया इतना। अब बोला जाएगा कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब या तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट में से कुछ पोर्शन कट किया गया है। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो इसमें समझ रहे हो ना, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी, इस केस में डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है ना, मतलब इसमें भी इन दोनों केसेस में इसका डेंसिटी सेम है। यहाँ पे डेंसिटी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, रो इज यूनिफॉर्म, या इसको कांस्टेंट बोल सकते हो। तो ये सभी फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। और सेकेंड क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें आपको मतलब इसमें क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में यूज फॉर्मूला, ठीक है, एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन लेकिन ज्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है ना, जैसे आप देखो टीएफआर में, जेस्ट में, सभी में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में रो जैसे हम बोल रहे हैं ना कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर डेरिवेशन करना होगा। यू विल हैव टू डू इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो डू इंटीग्रेशन। तो जब भी ध्यान रखोगे रो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, और कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन से ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं मोस्टली। इज दैट ओके? तो अब जानते हो, देखो जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप में तो फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड टाइप में हमें
इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइप का इंटीग्रेशन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो फर्स्ट टाइप से ही डेवलप होता है। जैसे फर्स्ट टाइप में अगर आप जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं ना, वो अगर आप जानते हो, जैसे हम लोग पढ़े ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बता रहे थे कल हम लोग, ऐसे पढ़ रहे थे कि जैसे ये डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr²/2 है, ठीक है ना, इसके अबाउट। तो आपको अगर ये पता होगा ना कि इसका ये कैसे निकाला गया है, तो आप ये नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। अगर आप इसका डेरिवेशन नहीं जानते हो ना, तो कंफर्म है कि इसको तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है ना हम लोग यूनिफॉर्म का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, डेरिवेशन, ठीक है। ठीक है, तो पहले जो है ना देखो हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक दो डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद ये भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास तो समझ लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे ही है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन। तो ऐसा करते हैं ना कि एक यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे, उसी लॉजिक को यूज करके फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, दोनों साथ पैरेलली कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन हम करना चाहते हैं, मान लो यूनिफॉर्म डिस्क ले रहे हैं और हम लोग निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, विच passes through its center, passes through its center, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर से क्रॉस कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ऐसे डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। तो देखो ऐसा है सिचुएशन कि हम लोग देखिए ये डिस्क है, ये यूनिफॉर्म है, पहले बोल दिया गया ना डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसका मास हम लोग m लिख देंगे, ठीक है ना, और इसका रेडियस r। अब एक्सिस देखो यहाँ से जा रहा है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो हम इसको जो है ना मान लो एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो निकालना है ना, वो आई जेड जेड के इक्वल होगा ना, आई विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये जेड एक्सिस सेंटर से जा रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप लोग आई इक्वल टू आई जेड जेड कल बताया था, कल फॉर्मूले में क्या था, आई जेड जेड बताओ फॉर्मूला कितना था, इट वाज x² प्लस y² और इंटू dm, ऐसे ही था ना। तो ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब जानते हो क्या है कि देखो ये बेसिक है, ध्यान रखोगे। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म का भी क्वेश्चन होता है ना, अगर मान लो ये डिस्क नॉन यूनिफॉर्म है तो भी ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यूनिफॉर्म ऐसे लिखोगे, देखो फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, तो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे कि इसमें ऐसा होता है ना, मास पर यूनिट स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल मास बाय टोटल एरिया, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो जानते हो देखो नॉन यूनिफॉर्म का भी आपको बता देते हैं साथ साथ डिफरेंस कहाँ पे आएगा। जानते हो नॉन यूनिफॉर्म में आप ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया लिखोगे और इक्वल टू जो है ना, जो डेंसिटी दिया हुआ रहेगा ना, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो मास पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू गिवन डेंसिटी। यूनिफॉर्म में डेंसिटी नहीं होता है ना, तो ऐसे लिख देते हैं स्मॉल मास बाय स्मॉल एरिया इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल एरिया। तो यहाँ से हम लोग डीएम इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या करोगे, देखो x² प्लस y², इसमें साथ साथ ऐसा करो कि पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर दोगे, ठीक है ना, यूज पोलर कोऑर्डिनेट। देखो यूज पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम यूज करेंगे तो देखो ऐसा करो, यहाँ से निकाल ही लेते हैं। देखो m बाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई r² और इंटू डी ए। तो देखो यहाँ से m डिवाइडेड बाई पाई r² और डी ए, व्हाट इज डी ए इन पोलर कोऑर्डिनेट, है ना, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, r dr और d थीटा होता है, दैट इज दी डी एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब पोलर पुट करोगे ना, पोलर में हम जानते हैं कि x इक्वल टू ऐसे लिखते हो आप r cos थीटा और y इक्वल टू लिखते हो r sin थीटा, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये सब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा देखो r², ठीक है ना, i इक्वल टू, ठीक है ना।
आई हमारा इस एक्सिस, यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है ना उसके अबाउट निकाला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये देखिए एक्स की जगह पुट करोगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और डीएम की जगह ये पुट कर देंगे हम लोग, एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और इंटू आर डी आर और डी थीटा। अब ये डबल इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ से देखिए एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर आउटसाइड हो गया, ठीक है। और इधर से बन जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू कैपिटल आर, ठीक है ना। क्योंकि आर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो 0 से सेंटर से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम यही तो करोगे ना। और थीटा आप देखो इसमें पूरे चारों तरफ एंगल मेजर होता है ना डिस्क में, तो लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ से देखिए आई इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ये हो गया आर का पावर 4/4 और इंटू, ठीक है ना, यहाँ से कितना आ गया 2 पाई। तो बस कैंसिलेशन करो, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, ठीक है ना, आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये निकल गया। ओके, तो देखो ये जो अप्रोच है ना, वो जानते हो जैसे 11-12 की बुक में जो अप्रोच दिया रहता है ना, वैसा अप्रोच नहीं है ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड अप्रोच है। 11-12 की बुक में इसको जो है ना रिंग मान करके निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो अप्रोच जानते हो ज्यादा बेटर अप्रोच नहीं है, उस वो कभी कभी वर्क नहीं भी करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में तो वर्क कर जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। बट दिस अप्रोच विल ऑलवेज वर्क, ठीक है, यूनिफॉर्म में भी वर्क करेगा और नॉन यूनिफॉर्म में भी, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया यूनिफॉर्म डिस्क का, और अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये सेंटर से जा रहा है और इस एक्सिस के अबाउट निकल गया आर स्क्वायर बाय 2। फिर कल हम दिखाते ना कि इसके अबाउट आप जानते हो, तो फिर आप आई एक्स एक्स आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड ऐसे करके, और आई एक्स एक्स के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो वो कितना बताया था कल, एक्स के अबाउट कितना निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना। वाई के अबाउट भी निकलेगा एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो वो तो आप निकाल लोगे यहाँ से। तो यहाँ पे इस केस में चलो हम ऐसे लिख देते हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमारा आई जेड जेड जो निकला है ना, वो निकला है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हम आई एक्स एक्स आई वाई वाई यहाँ पे इक्वल होगा इस फिगर में, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो निकलेगा ना वो निकलेगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 4 यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये यूजिंग परपेंडिकुलर थ्योरम निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे। देखो ये जो होता है ना आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या होता है आई जेड जेड। अब आप बोलोगे ये दोनों इक्वल है, तो ये 2 आई एक्स एक्स हो जाएगा। तो आई एक्स एक्स कितना आएगा आई जेड जेड बाई 2। तो यहाँ पे आई जेड जेड का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आइडेंटिकल है ना एक्सेस, इसीलिए इतना लिखा जाएगा, ठीक है। अब जानते हो देखो ये जो आपने सीखा ना, इसी को यूज करके हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का निकालते हैं। तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क था, अब हम यहाँ पे आते हैं नॉन। ये जानते हो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, पर्टिकुलरली जैम एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। जैम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो ये मतलब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, देखो लेट या ऐसे लिख दो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। देखो ए डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r हैज डेंसिटी रो इज इक्वल टू सम k इंटू, मान लो ऐसे लिख दिया गया r स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं रो ही लिखा रहता है एग्जाम में, ठीक है। सिग्मा लिखो, ये सिंबल को मत देखो, समझ गया ना। सिंबल का मतलब ये नहीं होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। हम डिस्क की बात कर रहे हैं तो इसको मास पर यूनिट। अब देखो सिंबल तो आप जानते ही हो ना कि सिग्मा आप जानते हो चार्ज डेंसिटी भी होता है, सिग्मा तो कंडक्टिविटी भी होता है, तो रो आप जानते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट भी होता है। तो हम कुछ भी लिखें इसको समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम डेंसिटी है, ये एरिया डिस्क में क्या होता है एरिया होता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इट हैज डेंसिटी, ये कहलाएगा सरफेस डेंसिटी, मतलब ये होगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, ए यूनिफॉर्म डिस्क हैज डेंसिटी इतना लिखा है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which perpendicularly passes through its center, ठीक है।
और लास्ट में हम लिख देते हैं एक्सप्रेस आंसर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एक्सप्रेस आंसर इन टर्म्स ऑफ एम एंड आर। आंसर को एम और आर में ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन जहाँ तो इसको कॉपी कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू कॉपी इट। बस क्या करोगे, देखो मास पर यूनिट एरिया जो लिखा गया है ना यहाँ पे, इस मास पर यूनिट एरिया की जगह यहाँ रो लिख दोगे, ठीक है ना। जो ये जो दिया गया ना डेंसिटी, डिस्क में जो डेंसिटी होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा, वो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। बस इसको कॉपी करो, देखो यहाँ पे, डू ऑल दीज थिंग्स, जस्ट कॉपी इट, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। देखो जरा करके आप लोग कुछ, हम सारे स्टेप समझ लो बता ही दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बस आपको रो लिख देना है, रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीएम निकल जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी लिखा गया सब लोगों का आंसर आना चाहिए। जो यूनिफॉर्म का देखो हम बताए आपको, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म का भी वही होगा मेथड, बस यहाँ पे रो लिखना है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, जल्दी जल्दी करो सभी लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब उसी को कॉपी करेंगे इधर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम लोग देखो ये जैसे डिस्क है हमारा, ठीक है ना, ये डिस्क है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक्सिस जो है ना ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर है एक्सिस, तो इसको हम जेड एक्सिस बोलेंगे। तो अभी जैसे लिखे थे ना कि आई जो है ना वो एक्चुअल में आई जेड जेड है, क्योंकि जेड एक्सिस है ये, तो आई हमें जेड एक्सिस के बॉट निकालना है। और तो इसीलिए आई जो निकलेगा ना वो बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो डीएम बाई डी ए, ओके, ये इस तरह से लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, बस रो लिख दोगे जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसीलिए डीएम जो निकलेगा ना यहाँ पे वो निकल जाएगा रो इंटू डीए। तो ये हो गया रो, और डीए हम लोग कितना लिखते हैं, आर, जो लिखा गया वहां पे बस सब कॉपी कर देना है, ठीक है ना। अब हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू निकल जाएगा इंटीग्रेशन, अभी हम लोग बताए थे ना कि इसमें पोलर यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और डीएम की जगह आ जाएगा ये रो आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा, ठीक है ना। ये डबल इंटीग्रेशन होगा। तो यहां से देखिए हमारा आई जो निकल रहा है ना, दैट इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, रो का वैल्यू कितना दिया हुआ था, रो के आर स्क्वायर, तो वहां पे पुट करोगे तो के बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ पे, और आर पावर 4, आर का पावर कितना हो गया 6, और इंटू डी आर, और इधर आ जाएगा डी थीटा। हाँ, कहाँ पे, वहाँ, अच्छा ये आर था, है ना, यहाँ पे आर था, ठीक है, ये आर था, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रो आर डी आर था, एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, आर डी आर, हम गलती से यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो रो आर डी आर था, यहाँ पे डीएम का वैल्यू पुट किया गया था, और ये इसकी जगह एक्स आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आर का पावर, क्योंकि देखो 3 इधर से आ गया और रो में हमारा आर स्क्वायर है, तो ये आ गया, लिमिट लगा दोगे 0 टू कैपिटल आर, और ये 0 से 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई। तो अब आप देखिए के और इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आर का पावर 6/6 हो गया, ठीक है ना, और इधर से इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, तो ये आई निकल गया, ठीक है। तो इसको हम अभी ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये आंसर जो है ना अभी मास के टर्म में नहीं निकला है, मास भी निकालना है, तो यहाँ पे डीएम जो निकला हुआ है ना इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो डीएम हमारा हमारा निकला हुआ है रो आर डी आर और डी थीटा, तो यहाँ से एम निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से जो है ना, तो रो का वैल्यू पुट करोगे के आउटसाइड आ जाएगा, और यहाँ पे रो का वैल्यू आर स्क्वायर पुट करने से हो जाएगा आर क्यूब और इंटू डी आर, और ये डी थीटा होगा, तो ये 0 टू कैपिटल आर और ये 0 टू 2 पाई होगा। तो यहां से आप देखिए m इक्वल टू कितना निकल रहा है, k और इंटू आर का पावर 4 और बाई 4 होगा, और इंटू 2 पाई, तो बस यही निकल गया। तो k इस यहां से निकाल लोगे, k का वैल्यू आ जाएगा 4m और डिवाइड बाय 2 पाई और इंटू आर का पावर 4। इस k का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। सो पुट k इंटू 1, ठीक है, पुट k इंटू 1, k को 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस k को जब आप 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए i इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4m
और सॉरी 4m है, 4m और डिवाइडेड बाय 2 पाई, r का पावर 4 है और इधर से है r का पावर 6 और डिवाइड बाय 6 और इंटू 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 2mr² और डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर हो गया। इज दैट ओके? दैट्स द आंसर। ठीक है, तो देखो डिस्क का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन सॉल्व इन सिमिलर वे। तो देखो, अच्छा देखो, यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म कैलकुलेशन में सिमिलरिटी है कि नहीं है ना? सिमिलरिटी, ये सब कुछ जो है ना, ये सब तो वैसे ही प्रोसीड हुआ है। बस एक डिफरेंस आ जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म में रो दिया हुआ होता है, तो डीएम फिर हम लोग ऐसे निकालते हैं, डीएम बाई डी इक्वल टू रो लिखते हैं, उसमें लिखते हैं डीएम बाई डी इक्वल टू टोटल मास बाई टोटल एरिया, है ना, ये लिख देते हैं। उसको रिंग वाला क्वेश्चन जो है ना, वो मतलब 11th क्लास में सिखाया जाता है, समझ गए ना? कर सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि नहीं कर सकते हैं, समझ गया ना? क्या सर? वो जानते हो, मतलब उसको रिंग बनाने का मतलब ये होता है ना, आप यहाँ पे 2 पाई सिर्फ लिख रहे हो, थीटा की जगह पे जो है ना, तो 2 पाई तो लिख ही रहे हैं हम लोग, समझ गया ना? तो रिंग बना के क्यों करोगे? वो बच्चों को सिखाया जाता है वैसे, समझ गया ना? वो 11th क्लास के स्टूडेंट को सिखाया जाता है। सर नहीं नहीं, वो हम ये नहीं बोले कि हमेशा इनवैलिड होता है। वो जानते हो, अगर हम ऐसे डेंसिटी दे दिए ना, मान लो डेंसिटी दे दिए यहाँ पे, क्या बोलते हैं, डेंसिटी में हम यहाँ लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा एक और, फिर रिंग से नहीं कर पाओगे। तो जानते हो, इतना हम स्टूडेंट को क्यों बताया कि थीटा वाले में रिंग से कर सकते हो, नहीं आर वाले में रिंग से कर सकते हो, थीटा वाले में रिंग से नहीं कर सकते हो। इतना बताने से अच्छा है कि ऐसा मेथड बताइए जो जो हर जगह लगेगा, समझ गया ना? तो ये जो मेथड है ना, वो हर जगह लग जाता है। अब जैसे रिंग से करोगे ना, तो इसमें तो वर्क कर जाएगा, लेकिन यहाँ थीटा आ जाएगा तो फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए जानते हो, हम ऐसा मेथड बता रहे हैं ना जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल राइट? सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? इसमें भी आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई बराबर होगा? हाँ, इसमें भी होगा। इसमें देखो एंगल डिपेंडेंस नहीं है ना। ठीक। देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है ना कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई इक्वल होगा कि नहीं, तो देखो इसमें एक्स एक्सिस ये होगा, इसमें वाई एक्सिस होगा। ठीक है ना? तो जिस तरह इधर एंगल डेंसिटी में कोई एंगल का डिपेंडेंस नहीं है, तो इसीलिए जानते हो, मतलब जिस तरह से एक्स एक्सिस होगा वैसा ही वाई भी होगा, दोनों दोनों की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी, समझ गए ना? क्योंकि देखो इधर की डेंसिटी और इधर की डेंसिटी क्या है, सेम है, एंगल का कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो इसीलिए इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें भी ऐसा ही होगा। आई एक्स एक्स जो होगा ना, वो आई वाई वाई के इक्वल ही होगा। ठीक है? तो अगर ये निकालोगे ना, तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि ये दोनों इक्वल है, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना, तो ये कितना निकलेगा? आई जेड जेड का क्या निकलेगा? ये हाफ निकलेगा, है ना? तो आई जेड जेड का हाफ कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा mr²/3। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, जिसमें एंगल डिपेंडेंस आ जाएगा ना, उसमें फिर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो उस केस में फिर वो आई जेड का हाफ नहीं कर पाओगे, फिर उसको निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स इक्वल। तो आई एक्स एक्स को भी ऐसे निकाल लेंगे, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे फिर। समझ में आ रहा है ना? कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो डेंसिटी याद दे दिया के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसमें आई आई जेड जेड निकालना सबसे आसान होता है, समझ गए ना? तो हम लोग ऐसे केसेस में हाफ कर देंगे, लेकिन अगर थीटा डिपेंडेंस आएगा और मान लो आई एक्स एक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर डायरेक्टली इसी को निकालोगे। ओके, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना? देखो एक बार जानते हो, आईआईटी जैम में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ए डिस्क हैज, ठीक है, डिस्क हैज लीनियर सॉरी मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ए डिस्क हैज मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, देखो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना? मास और रेडियस के टर्म में हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या बोला गया, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर।
तो हमारे पास दो चॉइस होगा। देखो अप्रोच इसमें जानते हो मतलब ऐसा होगा, अप्रोच वन में ऐसा होगा कि पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट आई जेड जेड, ठीक है ना, आई जेड जेड निकाल लेंगे। जैसे ये ऐसा डिस्क है, समझ रहे हो ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो इसमें आई जेड जेड पहले निकालेंगे और फिर आई एक्स एक्स इक्वल टू कर देंगे हम लोग इसमें आई जेड जेड बाई 2। एक तो ये मेथड है, तो ये तो अभी आपने देखा ही कैसे हम लोग को निकाल रहे हैं। इसका अप्रोच 2 जो है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो आई एक्स एक्स ही डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो एक्स एक्सिस है ना, वो क्या है, इसका डायमीटर है, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आई डायमीटर ऐसा होगा, देखो आई डायमीटर, आई अबाउट डायमीटर इज एक्चुअली आई एक्स एक्स, ठीक है। अप्रोच 2 में हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अप्रोच 2, ठीक है, इसमें क्या करो, डायरेक्टली कैलकुलेट आई एक्स एक्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करें कि हम आई एक्स एक्स पहले आई जेड जेड निकालें, उसके बाद आप चाहते हो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा दो, ठीक है ना। तो हम देखो इसको एक बार इस तरीके से निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो है ना सेकंड अप्रोच को यूज कर रहे हैं। तो सेकंड अप्रोच देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मास डेंसिटी जो है ना इसका, इसमें बोला गया ना, देखो क्वेश्चन में रो इज प्रोपोर्शनल टू आर बोला गया है, तो यहाँ से आ जाएगा रो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर। देखो बोला गया है क्वेश्चन में कि डिस्क हैज मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रो इज प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को स्मॉल आर ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो रो इक्वल टू के आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डीएम बाई डी ए रो होता है, तो यहाँ से डीएम निकालेंगे ना, डीएम, तो दैट इज इक्वल टू रो इंटू डी ए आ जाएगा। तो रो का वैल्यू इधर से पुट कर दोगे के आर और इंटू डी ए, ठीक है ना। तो यहाँ से के इंटू और डी ए का वैल्यू जब पुट करोगे ना, आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा, तो ये ऐसा निकल गया। ओके, अब हम लोग डीएम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे देखो डीएम इक्वल टू निकला हुआ है के आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा। अब हम लोग यहाँ से आई एक्स एक्स डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखो आई एक्स एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूला आई एक्स एक्स का, अरे आई एक्स एक्स कल बताया ना, आई एक्स एक्स इक्वल टू डीएम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना। आई एक्स एक्सिस ही तो डायमीटर है इसका, हम डायमीटर के बाद अप्रोच 2 से निकाल रहे हैं, मतलब आई जेड जेड बिना निकाले हुए डायरेक्ट निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में जेड कितना होता है 0, तो इसको डायरेक्टली 0 करो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, यूज पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम, यहाँ से पुट करिए, देखिए डीएम ये निकला हुआ है के इंटू आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा, इतना हो गया यहाँ से। और इधर से जो है ना y की जगह क्या लिखते हो इस पोलर में, आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बनेगा ना। अब हमारा डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर, तो आई एक्स एक्स आप देखिए आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू कितना निकल रहा है, ये के तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आर का पावर कितना है 4 और इंटू डी आर, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और इधर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, लिमिट कितना है 0 टू, डिस्क वगैरह में हमेशा लिमिट 0 से 2 पाई ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से, तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू कितना निकल रहा है के और इंटू इधर से आर का पावर 5/5 और इधर से पाई, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेट करके देखो पाई आएगा, ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डीएम को इंटीग्रेट, हम क्योंकि हमें मास के टर्म में निकालना था ना, तो डीएम को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट डीएम, तो ये जो डीएम है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास देगा। इधर से अब डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो यहाँ से ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये के तो ऐसे हो गया, आर के इंटीग्रेशन से दे देगा आर क्यूब बाई 3 और थीटा के इंटीग्रेशन से 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हम लोग के कैलकुलेट करते हैं, के इक्वल टू कितना आ गया 3m डिवाइड बाई 2 पाई और इंटू आर क्यूब, आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे आई एक्स एक्स निकालेंगे, तो ये इसको पुट कर देंगे, पुट इनटू 1, ठीक है।
तो पुट इनटू 1 कर रहे हैं इधर, देखो यहाँ से, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 2 पाई और इंटू r क्यूब। इज दैट ओके? अब इधर से हो गया r का पावर 5 और बाई 5 और इंटू पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 mr²। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो जानते हो डिस्क का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस यही मेथड है। और जानते हो आईआईटी जैम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, वो डिस्क का ही आता है। ठीक है, ओके। तो हम आपको देखिए एक डेरिवेशन बताया यूनिफॉर्म का, उसी मेथड से क्या बन गया, उसी मेथड से नॉन यूनिफॉर्म आ गया। लेकिन जो अब अदर क्वेश्चन जो आते हैं ना डिस्क से रिलेट करके, समझ गया ना, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क का, जैसे 2 डिस्क 3 डिस्क ऐसे रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग फिर से आते हैं वापस, सभी को समझ में आ गया ना, इसमें कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम आते हैं फिर से, देखो यूनिफॉर्म डिस्कशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है ना, मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो डिस्क से ही रिलेट करके आता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, डिस्क और थिन रॉड। ठीक है ना, या रेक्टेंगल। ठीक है ना, इन सभी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो क्या होगा कि जैसे मान लो ये डिस्क है, ओके। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ एक्सिस हम दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक्सिस हमारा ये है, इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं मान लो एक्सिस 1। ठीक है ना, इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको I1 कह दे रहे हैं। समझ गया ना, या डायरेक्ट I1 बोल दो, 1 बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, I1 आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, कि हम लोग यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है ना सेंटर से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस 1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से ये जो एक्सिस, यहाँ से एक एक्सिस लेंगे, इसको हम इसके बाद I2 बोल दे रहे हैं, इसके बाद I3। ठीक है ना, और यहाँ से जो एक्सिस ऐसे जा रहा है, इसको बोल दे रहे हैं हम I4। मान लो यहाँ से एक एक्सिस हम ले रहे हैं, पेरीफेरी से ऊपर जा रहा है, इसको बोल दिए I5। तो ये कुछ कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, कि I1 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क ऐसे करके ये। ठीक है ना, ये शेडेड किया हुआ है ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है mr²/2, ये डेराइव किया अभी हमने। फिर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके ये प्रूव किए थे ना, कि I2 और I3 कितना होता है, कितना था ये, mr²/4। अब हमें देखो बस ये निकालना है, जैसे मान लो I2 I3 तक हो गया, I4 बताना है। तो I4, तो देखो I4 कितना होगा, ये जानते होगे, बहुत लोग जानते हो आप लोग। ठीक है ना, कितना है I4? सर I3 के साथ mr/2² जो हाँ, मतलब देखो हम I3, ये I4 है ना, वो देखो इसके पैरेलल एक्सिस देखो कि सेंटर से कौन सा जा रहा है, तो I3 जा रहा है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ऐसे, देखो I3 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऐसे करोगे। ठीक है ना, तो इस समझ गया ना, ये एक्सिस जो है ना सेंटर से नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके पैरेलल जो सेंटर से जा रहा है, तो इसके पैरेलल I3 है, तो ऐसे लिखोगे I4 इक्वल टू IC, ऐसे लिखा है ना लास्ट क्लास में, I इक्वल टू IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो वो लगेगा। तो देखो I4 जब निकालोगे ना, तो I3 हमारे पास है पहले से mr²/4 और प्लस मास इंटू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा, इसका मास m है। ठीक है ना, तो ये r² हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 5/4 mr², ये आ गया। समझ गया ना, तो I4 का वैल्यू हो जाएगा 5/4 mr²। अब उसी तरह से I5 निकालना है, तो I5 देखो ये एक्सिस ऐसे इधर है ऐसा, तो इसके पैरेलल हम देखेंगे सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है, तो इसके पैरेलल ये ऊपर कौन सा है, I1। तो ऐसा होगा I1 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ पे I1 जब लिखोगे ना, देखो I1 है हमारा कितना, তাই তো বোঝা যায় কথা ভাবতে ভাবতে চাঁদ হাত ये लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, एक एक ही कमरे में बैठ के, मतलब पूरी फैमिली हमको लगता है वीडियो देख रही होती है। तो देखो क्या है यहाँ पे,
आई समझ में आ रहा है ना, I5 निकालोगे ना I5, तो ये क्या होगा कि इधर ये फिफ्थ एक्सिस इधर जा रहा है ना, तो उसके पैरेलल सेंटर से देखना होगा, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो I5 इक्वल टू I1 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये मास इंटू और डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे R स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो समझ गए ना। तो देखो ये एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन हुआ, तो ऐसा ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्क का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं डिफरेंट एक्सिस के बाद तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना, दैट यू शुड नो। ये बहुत बेसिक डिस्कशन था, ठीक है ना। अब जानते हो इसी तरह का डिस्कशन जो है ना, इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, जैसे इस एक्सिस के बॉड निकालना है तो इसके पैरेलल सेंटर के थ्रू देखा जाएगा, इस एक्सिस के बॉड निकालना है तो इसके पैरेलल थ्रू सेंटर देखा जाएगा, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको यूज करके क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। सपोज देयर आर टू टेस्ट, तो हम पहले जानते हो डिस्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है ना। तो डिस्क का देखो हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों करा दिए, नॉन यूनिफॉर्म तो बस उतना ही है, ठीक है ना। डिस्क से रिलेटेड और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन समझ रहे हो ना, अगर थीटा डिपेंडेंस भी आएगा तो भी कर लोगे ना, बस इंटीग्रेशन ही तो चेंज होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये दो डिस्क है मान लेते हैं, ठीक है ना, दोनों आइडेंटिकल है सपोज कर लो, ठीक है। इसका दोनों कांटेक्ट में है, इसका जो है ना ये इस तरह से है और ये भी इस तरह से है, इसका मास m है और इसका रेडियस हम लोग r एज्यूम कर रहे हैं, इसका भी रेडियस जो है ना हम लोग r एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसका भी मास m, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। डिस्क टू डिस्क हैं ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सिस, बस एग्जाम में भी देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बस ये दो डिस्क बनाया गया, अब इसमें कुछ एक्सिस वगैरह बना देते हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल देते हैं। देखो यहाँ से ऐसे करके एक्सिस दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये मान लो एक्सिस बना दिया यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये है एक्सिस। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I1 कह रहे हैं, ठीक है। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1, और हम यहाँ पे एक एक्सिस बना रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे, यहाँ से जा रहा है ना एक्सिस, इसको I2 बोल रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड I1 एंड I2। देखो जरा तो सभी लोग, इसमें मिस्टेक होगा, देखो हम बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो जाता है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करोगे। फाइंड पहले तुम लोग निकाल लो फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। ये समझ गया ना, ये एक्सिस देखने समझ में आ रहा है, इन दोनों ये जो एक्सिस है ना देखो क्लियर है इसमें, ये एक्सिस इन दोनों के प्लेन में ही है, और ये एक्सिस क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है। I1 I2 निकालना है, तो देखो हम हिंट देते हैं फिर भी, अगर पहले किसी ने सॉल्व नहीं किया है। देखो I1 जब निकालोगे ना तो क्या करना होगा, पहले आपको मोमेंट ऑफ, इसको दो डिस्क मानना पड़ेगा अलग अलग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस एक्सिस के बाद निकालोगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के बाद निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव क्वांटिटी है, समझ गया ना। तो दो बार कैलकुलेशन करना होगा, इसको मान लो डिस्क 1 बोल दो, इसको डिस्क 2, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1 अबाउट दिस एक्सिस, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 2 ऑल्सो अबाउट दिस एक्सिस, तो वो दोनों का सम I1 होगा, फिर दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद निकालना होगा, ठीक है ना। तो उसका फिर सम करेंगे, ठीक है ना। सर ये 21/2 mr स्क्वायर होगा क्या I1? पता नहीं, हमें भी उतना याद तो नहीं रहता है ना, वो अभी देखते हैं कैलकुलेशन करके, वो तो क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया गया। नाइन बाई टू आ रहा है, देखो सभी लोग करो, इधर से किसी ने अभी बताया 21 बाई समथिंग, 43/4 mr स्क्वायर। देखो अलग अलग आंसर बता रहे हो तुम लोग, तुमने कितना बताया 9/2, देखो इधर से एक का आंसर आया 9/2, एक तुम लोग कितना बता रहे हो 43, यस 43/4। 43/4 कुछ लोग बता रहे हैं,
फिर किसी ने 22 भी बताया है, 21/2 बताया। 21/2 बताया है, 21/2 आ रहा है, कितना 21/2 आ रहा है? हो सकता है 21/2 बहुत लोगों का आ गया है, तो ये लोग, ये जो आंसर जिन लोगों का है ना वो एक बार चेक करो, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो इसको हम डिस्क मान लो बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं डिस्क बी। तो I1 जब निकालेंगे ना तो जानते हो ऐसे लिखना पड़ेगा, I1 ऑफ मतलब डिस्क ए का निकालना पड़ेगा, फिर डिस्क बी का, ऐसे लिखना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये I1 होगा, दैट इज I1। तो डिस्क ए का निकालोगे ना, देखो डिस्क ए, तो ऐसे करना होगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो पहले इस एक्सिस के पैरेलल इसके सेंटर से एक्सिस लेना होगा। तो उसका तो हम जानते हैं ना, इसके अबाउट कितना होता है mr²/4 और फिर प्लस mr² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो इसका तो अभी भी निकलवाए थे ना यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन कराए थे इधर, अच्छा यही तो था, है ये वाला, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। तो ये मतलब ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना वो इसी के जैसा है, 4 के जैसा है ये डिस्क ए के लिए। तो इसका तो आ जाएगा 5/4 mr² प्लस IB जब निकालोगे ना तो देखो IB हमारा डिस्क बी का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद। तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक एक्सिस लेंगे, देखो इसके पैरेलल, ऐसे समझ लोगे, ऐसे इसके पैरेलल सेंटर के थ्रू, तो उसके बाद कितना हो जाएगा mr²/4। तो ऐसा होगा mr² और बाई 4 आएगा और प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करते हो ना, तो इसका मास m है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा r 3r। तो मास इंटू और यहाँ पे 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले एक्सिस थ्योरम लग गया, समझ गया ना। यहाँ पे ऐसा होगा ना, देखो ये एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डिस्क बी का, तो डिस्क बी का इसके पैरेलल थ्रू सेंटर लोगे तो दैट विल बी mr²/4, ठीक है ना। ये डायमीटर है ना, डायमीटर के बाद mr²/4 होता है, प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास m है और डिस्टेंस यहाँ से r 3r हो गया। तो बस इतना ही होगा आंसर, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो बस ऐड कर दीजिए, जो भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। 5/2, 3 9 दूना 18, 18 कितना आ रहा है 21 आ रहा है। इधर से आ गया हमारा 5 6, हाँ हाँ ठीक है 21 आ रहा है, 21/2 आ रहा है mr², दैट्स द आंसर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा IB है और ये IA है, ठीक है। सो ये 21/2 आया, समझ, ठीक है ना। आइए हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दिए थे, आइए अगर इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो ऐसा होगा, इसका mr²/4 अबाउट दिस एक्सिस और प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो mr²/4 प्लस mr² है ये जो यहाँ पे लिखा गया था I4 जैसा है ये mr²/4 प्लस mr², ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग, हाँ I2 बताओ क्या आ रहा है I2? 11 mr². 11 आ रहा है, Yes sir. 11 मतलब टोटल 11, ठीक है। Yes. क्या डिवाइडेड में कुछ नहीं है। देखो I2 देखते हैं, तो I2 निकालेंगे ना तो फिर से ऐसे लिखना होगा IA प्लस IB, ठीक है। तो IA निकालोगे ना तो देखो I2 निकालने के लिए पहले इसके पैरेलल एक्सिस इसके सेंटर से लेंगे, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा mr²/2 और प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3r, तो मास इंटू और यहाँ पे 3r का होल स्क्वायर और प्लस B का जब निकालोगे ना तो इसका भी देखो इसके सेंटर, इसके पैरेलल इसके सेंटर से लेंगे तो ये हो जाएगा mr²/2 और प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो r ही होगा, तो mr² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 आएगा, इधर से 10 और ये दोनों मिलकर के 11, ठीक है 11 mr² हो गया। तो ये आंसर हो गया I2, ठीक है। तो दैट्स दी, तो ये 2 डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, हाँ बोलो। सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ सिस्टम का क्या ईच सिचुएशन में ही ईच बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है क्या? हाँ सम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तुम देख रहे हो ना, फॉर्मूले में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव क्वांटिटी है ना ये। ऐसा क्या होता है, देखो आई जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो समेशन MI जनरल फॉर्मूला जो बताया था ना, RI परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये क्या है, सम है ना,
सम का मतलब ही होता है सम कर देना। तो जैसे दो बॉडी है तो एक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये एक समेशन है ना। और कैसा समेशन है? स्केलर समेशन है, ये कोई वेक्टर समेशन नहीं है। तो बस स्केलर की तरह ऐड कर देंगे, इसका निकालेंगे, दोनों ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन में ही समेशन है ना। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। तो अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो पीछे वाले में सर हाँ डाउट है बोलो, थोड़ा। क्या डाउट है? पीछे वाले में सर वो I5 का वैल्यू जो आप निकाले थे वो I2 की जगह पुट करना चाहिए था ना, मतलब 3/2 MR² लेना चाहिए था ना। क्यों ले? ये i5 जो निकाले थे? हाँ, इसमें अभी जो आप क्वेश्चन बताएं एक मिनट ये देखो, i5 जो 2 निकाले थे ना, तो MR² तुम इसमें 3/2 क्यों बोल रहे हो? 3/2 क्यों लोगे? देखो i5 का तरीका इसमें ये होता है ना कि ये जो फिफ्थ एक्सिस है ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो इसके पैरेलल हम यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे i1 है और i1 का वैल्यू कितना है, तो इसीलिए i5 जब निकालोगे ना तो i1 से रिलेट होगा। तो i5 इक्वल टू हाँ i1 प्लस मास इंटू, तो i1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? सर वो ठीक है, हम ये वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं। यहाँ जो I2 कौन सा में? इसमें इसमें इसमें? आप जो हाँ IB निकाले हैं, हाँ, तो इसमें IA का जो MR² यूज किया है वहां पर। नहीं IB का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। बी का जब निकाल रहे हो तो ए से कोई मतलब नहीं है, तो बी का वो आप समझ रहे हैं, हम हाँ A का बात कर रहे हैं सर। A हाँ में ए का, हाँ। जो आप स्टार्टिंग में MR² यूज किए हैं, किसमें पहले बताओ तुम, अब ये i1 में या i2 में? अभी तुम पहले ये क्लियर कर लो किसकी बात I2 कर रहे हो। I2 i2, का बात कर रहे हैं, हाँ जिसमें IA में हाँ आप हाँ MR² यूज किए हैं ना हाँ। सर। इसकी जगह हम बोल रहे हैं 3/2 नहीं देखो, एक मिनट पहले समझ लो। देखो आई ए का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए निकाल रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, तो हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ से इस ये एक्सिस इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके पैरेलल एक्सिस यहाँ से लेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, यहाँ से सेंटर से लेंगे ना। अब सेंटर से जो एक्सिस जाएगा ए का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/2 MR²। तो 3/2 कैसे आ जाएगा? तो ये हाँ 1/2 हुआ। और प्लस फिर होता है यहाँ से मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, तो ये 2r और r, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर तो कर ही दिया 3r। ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे ही होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन फ्रॉम डिस्क का ही क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। देखो ये जो है ना डिस्क का मास दिया हुआ है, डिस्क ऑफ मास कैपिटल, मतलब पूरे डिस्क का मास कितना है? कैपिटल M, ठीक है। ए सर्कुलर पोर्शन इज कट, ठीक है, कट एज शोन इन फिगर। एक सर्कुलर पोर्शन कट कर रहे हैं, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर, ठीक है। देखो ऐसा है, ये डिस्क है मान लो, ठीक है। अब इससे जो है ना एक पोर्शन कट करके निकाल दिया गया, यहाँ से देखो ऐसे सर्कुलर पोर्शन कट करके निकाला गया है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके सेंटर से जा रहा है, यहाँ पे ये डिस्क के सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन बचा हुआ है, दिस पोर्शन इज रिमेनिंग, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन है। देखो इसमें जानते हो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार जानते हो क्या हुआ, हम ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराए हुए थे और फिर TFR में भी ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए उसको, ठीक है। जानते हो क्या क्यों? क्योंकि हम कराए हुए थे ऐसा क्वेश्चन कि फ्रॉम ए डिस्क ऑफ मास M, मतलब ये मास किसका है? डिस्क का है। और इस क्लास में वो एग्जाम में जो आया ना क्वेश्चन, वो ये था कि कट करने के बाद जो बचा ना उसका मास M दिया हुआ था, समझ गया ना। तो स्टूडेंट के माइंड में पहले से वो था कि ये किया हुआ है, वही उसी तरह से करके आ गए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ऐसा हो सकता है पहले बार जो मतलब अनकट डिस्क है, मतलब ओरिजिनल डिस्क जो है उसका मास हम M मान के चल रहे हैं, तो कट डिस्क ये जो अब पोर्शन बचा उसका मास M नहीं रहेगा, वो समझ गया ना, वो अलग हो जाएगा। तो ऐसा है, देखो इसका जो डिस्क, इसका रेडियस है ना वो R है, और इसका रेडियस दिया हुआ है R/2। तो ये जो यहाँ पे ऐसे राउंड जो शेप दिख रहा है ना वो हट गया है यहाँ से, ठीक है ना। अब बोला गया कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ remaining portion about
द एक्सिस शोन, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सॉरी, अबाउट द एक्सिस शोन, हम एक्सिस दिखा रहे हैं अभी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दो कैलकुलेशन दे रहे हैं आप लोग करने के लिए। एक कैलकुलेशन है यहाँ से एक्सिस दिखा रहे हैं, देखो येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे ये I1 है, ठीक है ना। और एक जो है ना यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे, ये I2 है। और एक जानते हो यहाँ पे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला केस जानते हो, IIT JEE में आया था, ठीक है ना। दिस वाज आस्क्ड इन IIT JEE, ठीक है ना। ये I3 निकालने के लिए, ठीक है। थर्ड आप समझ रहे हो ना, यहाँ से सेंटर के जस्ट नीचे है यहाँ पे, तो ये I3 है। तो ये 3 कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले I1 निकाल के देखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद I2 करेंगे, उसके बाद I3। 3 क्वेश्चन है इसमें, समझ रहे हैं। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग है तीनों क्वेश्चन। तो सबसे पहले I1 किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद I2 करेंगे, उसके बाद I3। तो इसमें जानते हो, देखो मतलब मेथड सिंपल है। जब 2 डिस्क था तो ऐड किए थे, अब आप ऐसे कहोगे कि इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो इसका निकालने के लिए पहले पूरे डिस्क का निकालेंगे और उसमें से ये वाले डिस्क का माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बस माइनस करना होगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जानते हो प्रैक्टिस हो जाने से जो है ना, एग्जाम में मिस्टेक का चांस कम होता है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो I1 निकालना है। तो I1 जो होगा ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल डिस्क मान के पहले निकाल देंगे, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क। मतलब जो कट करके निकाला गया वो भी तो डिस्क ही रहेगा ना, क्योंकि वो भी सर्कल है, तो रिमूव डिस्क ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। गलती होगा, लेकिन देखो हम बता रहे हैं अभी, देखो 4-5 आंसर मिलेंगे अभी इसमें, ठीक है ना। सब लोगों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। वो I1 mr²/8, कितना आ रहा है, फिर से बोलो। mr²/8। mr²/8, यस सर। कितना ही आ रहा है। सर 13/32 mr²। 13/32 mr²। 13/32 mr²। ये भी तो ज्यादा लोगों का आ रहा है, ये भी ज्यादा लोगों का आ रहा है। अब देखो चेक करो थोड़ा, 1/8 आ रहा है। है 13/32 आ रहा है सर। 13/32। I2 9/8 mr²। I2 अभी तो हमें कुछ, देखो हमें भी कुछ पता नहीं, बस हम क्वेश्चन का ध्यान है तो हमने लिख दिए क्वेश्चन, अब आंसर पता नहीं है ना। तो अभी तुम लोग ही निकालोगे, तुम लोग, फिर हम चेक करेंगे आंसर, ठीक है। अब कितना आ रहा है सब, और कोई आंसर आया क्या इसमें किसी का? आंसर आया कितना? 8 ही आ रहा है। तुम लोग का कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इधर तुम लोग का 32, 13/32। mr²/8 सर। अब 2 तरह के आंसर आ रहे हैं, mr²/8 और 13/32 दोनों। अब देखो एक बार इसका जो है ना अप्रोच क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो इसमें जानते हो क्या करो, फुल डिस्क पहले इमेजिन करो कि ये डिस्क पूरा है एकदम, बिल्कुल कोई भी इसमें कट वट नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे सोचिए कि ये एक्सिस बिल्कुल उसके सेंटर से जा रहा होगा, तो कितना बनेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2 ऐसे ही बनेगा ना, ये पूरे डिस्क का तो ऐसे ही होगा। अब आप इमेजिन करो कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना वो नहीं है, आप समझो कि ये छोटा सा डिस्क सिर्फ है यहाँ पे, दैट स्मॉल डिस्क इज ओनली देयर। समझ गया ना, ऐसा है, मतलब ऐसा सोचो कि ये है स्मॉल डिस्क। अब आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है ना, ये डिस्क है ऐसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखो अभी हम लोग किए थे ना ये क्वेश्चन, इसके जैसा है ये, जैसे देखो ये पॉइंट पेरिफेरिक पे परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, I5 जैसा है। कितना निकला था? 3/2। I5 यही था ना, 3/2 mr²।
तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं 3/2, और इसको बस जानते हो, ध्यान रखोगे स्मॉल एम और स्मॉल आर लिखा जाता है, क्योंकि इसका मास और रेडियस इसके मास और रेडियस के इक्वल तो नहीं होगा ना, तो फॉर्मूला का शेप वही रखते हैं। देखो इस स्मॉल वाले डिस्क का जो है ना, अभी अभी आप पढ़ लिए ना, देखो ये ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे समझ लो, इसका मास स्मॉल एम है और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो जानते हो क्या करना होगा, ऐसे देखो यहाँ पे लिखोगे mr²/2 और प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 mr²। बस मास और रेडियस अलग कर देना होता है। तो अब जानते हो क्या करते हैं, देखो इसमें कैपिटल एम और इंटू r²/2 लिख देते हैं और माइनस 3/2 ऐसे लिख दोगे, और ये जो मास है ना, देखो इसका रेडियस कितना है, ये r इक्वल टू, ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल 2, ये r/2 है ना, हाँ ठीक है, तो ये r/2 लिख दोगे। तो इसमें r की जगह पे जो है ना r/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और जानते हो क्या करना होता है, इसमें आप ऐसे सोचो, इसका एरिया निकालोगे ना r/2 यूज करके, तो ये निकलेगा mr²/4, और इसका पूरे का कितना है mr²। तो पूरे डिस्क के कंपैरिजन में ये 1/4 है एरिया वाइज, तो इसका मास भी बोल देंगे 1/4 हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल एम है ना, इसकी जगह ध्यान रखोगे कैपिटल M/4 करना पड़ेगा, तो ये कैपिटल M/4 करेंगे यहाँ पे। तो इसका मास हम लोग समझ रहे हो ना, इसका मास स्मॉल एम कहेंगे और इसका रेडियस स्मॉल आर, पहले ऐसे पुट करोगे, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा देखो mr², और ये 1/2 माइनस, इधर से कितना आ रहा है 16 दूना 32/32, ठीक है ना। इधर से एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना, कितना आ गया ये, इतना ही आ रहा है ना। हाँ तो इधर से आ जाएगा हमारा 16 में 3 जाएगा तो 13/32 mr², ठीक है, यही आंसर है इसका। I1 ठीक है, यही होगा 13/32, कुछ लोगों ने सही बताया इसका आंसर, ठीक है, समझ गए। तो इसमें तरीका समझ में आ रहा है ना सभी को। इसमें हमेशा ये ध्यान रखोगे, रिमूव डिस्क का जब भी लिखोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको स्मॉल एम और स्मॉल आर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा ये हम डायरेक्ट लिख दिए, ये आपको समझ में आया ना कैसे हुआ ये, अभी अभी जो हम बताए थे कि स्मॉल, ये जो पॉइंट है ना, देखो ये I1 वो स्मॉल डिस्क के सेंटर से नहीं जा रहा है, वो स्मॉल डिस्क के कहाँ से जा रहा है, पेरीफेरी से। तो एक्सिस ये है हमारा, ये एक्सिस है, यहाँ से एक्सिस यहाँ से जा रहा है। देखो हमको इस एक्सिस के बॉट निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे ना कि सेंटर के बॉट होता है mr²/2 प्लस फिर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब I2 निकालते हैं, ठीक है ना। तो I2 निकालेंगे तो फिर वैसे ही लिखेंगे I ऑफ बिग डिस्क या फुल डिस्क, I2 ऑफ फुल डिस्क लिखोगे, फिर माइनस I ऑफ रिमूव्ड डिस्क, ऐसा लिखोगे। तो देखिए क्या होगा कि इसमें जो है ना, ये जो 0.2 है ना, वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप देखिए फुल डिस्क के भी पेरीफेरी पे है और स्मॉल डिस्क के भी पेरीफेरी पे है। तो अभी आप देख रहे हो ना, पेरीफेरी पे जब एक्सिस होता है ना, तो ऐसे लिखते हो, इसके बॉट mr²/2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करने से कितना आ जाता है 3/2 mr²। तो इसमें जानते हो क्या होगा, फुल डिस्क का भी, क्योंकि ये जो एक्सिस है ना फुल डिस्क के भी पेरीफेरी पे है, तो इसमें भी आएगा 3/2 mr², और इसमें भी आएगा 3/2 स्मॉल एम इंटू स्मॉल r², दोनों में यही आएगा। तो 3/2 कॉमन लोगे, फिर कैपिटल एम इंटू कैपिटल r², इसमें माइनस कैपिटल एम की जगह कैपिटल M/4 आ जाएगा। समझ में आया ना। ये जो डिस्क का एरिया है ना, वो पूरे डिस्क का 1/4 एरिया है, तो मास भी 1/4 हो जाएगा, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। और रेडियस यहाँ पे r/2 पुट कर दोगे तो r²/4 हो जाएगा ये, तो 16 ये हो जाएगा 15, और तो ये हो जाएगा 45/32 mr², ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है। दैट्स द आंसर 45/32 mr²। अब इसका लास्ट वाले का बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। I3 एक बार सभी लोग निकालिए, इसी तरीके से निकलेगा, जो अभी जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही आएगा।
67 by 32. 37 by 32. 67/32 आ रहा है। 37 by 32. मेरा सर 67 by 32. कितना आ रहा है तुम लोग का? देखो ऐसे समझो, कॉमन सेंस लगाओगे ना। देखो क्या है इसमें, ये वाला एक्सिस, अरे कहाँ गया, देखो ऐसा है ना, 37 by 32. हाँ ये और ये तो आइडेंटिकल नहीं है ना एक्सिस। ये देखो क्या हो रहा है, ये जो एक्सिस I2 है ना, I2 उस वो आप देख सकते हो कि छोटे वाले, इसको अगर छोटा डिस्क माना जाएगा ना तो उसके भी पेरीफेरी पे है, बड़े वाले डिस्क के भी पेरीफेरी पे है, तो दोनों के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम होगा। I3 क्या है, बड़े डिस्क का पेरीफेरी पे है लेकिन छोटे डिस्क का पेरीफेरी पे नहीं है, तो इसमें दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा ना सेम नहीं होगा, अलग अलग यूज होगा। ठीक है, तो आंसर सेम नहीं आ सकता है। चलो देखो हम बताते हैं इसमें। 43 बाई, तो इधर ऑनलाइन से सभी ज्यादातर स्टूडेंट 37/32 बता रहे हैं। तो देखो इसमें जानते हो, थोड़ा इधर कर दिया इसको, यहीं पे बन जाएगा ये। देखो इसमें जो है ना, ऐसे करेंगे फिर से, 37/32 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं। तो देखो इसमें ऐसा होगा, फिर से आई ऑफ फुल डिस्क माइनस आई ऑफ रिमूव्ड डिस्क, ठीक है ना, रिमूव डिस्क, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो आई ऑफ फुल डिस्क करोगे ना, देखो यहाँ पे आई ऑफ फुल डिस्क हम I3 निकाल रहे हैं, तो आप देखिए ये जो थर्ड एक्सिस है वो बिग डिस्क के पेरीफेरी से जा रहा है, तो हम देख रहे थे ना, पेरीफेरी से जब जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, 3/2 और m इंटू आर स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखना है ना, देखो ये इसको देखो, इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना वो स्मॉल डिस्क के तो ना तो कहीं से भी नहीं जा रहा है, पेरीफेरी से भी नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, स्मॉल डिस्क का, ये जो स्मॉल डिस्क है उसका इस एक्सिस के बॉर्ड निकालने के लिए आपको पैरेलल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के बॉर्ड निकालने के लिए इसके पैरेलल एक एक्सिस लेंगे थ्रू सेंटर, ठीक है ना, तो उसके बॉर्ड कितना होता है mr²/2, और फिर ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐसे निकल जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कितना है r/2 और ये डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितना निकलेगा, हाँ तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा ना तुम्हारा वो निकल जाएगा √5/4r, इतना ही आ रहा है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से पाइथागोरस लगा दोगे। तो इसमें जो है ना ऐसा होगा, देखो पहले हम उसके बाद लिखना चाहते हैं तो IC लिखेंगे, IC होगा mr²/2, पैरेलल थ्योरम लगा रहे हैं, मास और इनटू डिस्टेंस, सॉरी मास स्मॉल m लिखना, इसमें गलती हो गई हमसे, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये स्मॉल डिस्क का मास और रेडियस क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल m, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा स्मॉल m मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ये हो गया पहले IC, ऐसे ही होता है ना, I अबाउट सम एक्सिस यू वांट टू राइट, ठीक है ना, जैसे आप इस एक्सिस के बाद लिखना चाहते हैं तो पहले IC लिखोगे, तो इसका स्मॉल डिस्क का लिख रहे हो ना तो स्मॉल m स्मॉल r यूज करेंगे, तो ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन ये जो डिस्टेंस लिखा है ना वो कैपिटल R के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिखेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ पे 5/4 और इंटू कैपिटल R ही है, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 mr² और माइनस, फिर यहाँ पे भाई m/4 कर दोगे
और इंटू आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस फिर से यहाँ पे m बाई 4 और बाई 2 भी है यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी m बाई 4 आ गया और इधर से आ जाएगा 5 बाई 4 और इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल m की जगह बस m बाई 4 कर दिया गया है, ठीक है ना। स्मॉल डिस्क के लिए जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं स्मॉल m यूज करेंगे, ठीक है ना। और रेडियस जब वहाँ पे यूज करना है स्मॉल r। मगर यहाँ डिस्टेंस हम जो निकाल लिए थे ना वो किस में निकाल लिए थे, कैपिटल आर में, तो इसीलिए कैपिटल आर लिख दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बस कैलकुलेशन कर लेना है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, है ना, यहाँ पे देयर इज माइनस साइन, ठीक है ना। तो बस यहाँ से देखिए एम आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये सर बच जाएगा ब्रैकेट के 3। अंदर प्लस साइन होगा ना? हाँ यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन था, ठीक है ना। मास की जगह m बाई 4 लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर सभी से कॉमन आ जाएगा इधर, यहाँ पे 3/32 और फिर इधर जो है ना माइनस में ये बन जाएगा 1/32 और माइनस 5/16, ऐसा ही है ना, ये वाला 5/16 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसको ऐड करने से, 37/32 एम आर स्क्वायर। चेक कर लो सभी लोग, इतना आ रहा है ना। तो अब ये 48 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 10, 47 और हाँ ठीक है 37/32 यही आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स द आंसर। तो जानते हो डिस्क के क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे IIT JEE में पूछा गया था, ये I3, ठीक है ना। इनफैक्ट जानते हो IIT JEE में हम बता रहे हैं आपको, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया था, वो जानते हो ऐसा था, I3 भी था और I2 भी था और दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया था, समझ गया ना, रेशियो था, ठीक है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट डिस्क से रिलेटेड जानते हो, देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों करा दिया गया और स्टैंडर्ड केसेस यही सब है, ठीक है। अब एक हम देखो स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट, कैसा डिस्क है देखो ये। अच्छा ये ध्यान रखोगे एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें कट किया गया या 2 डिस्क है 3 डिस्क है, ठीक है ना, ये हमेशा यूनिफॉर्म का ही होता है क्वेश्चन, इसमें डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है। तो जैसे अगर एरिया ऐसा होगा ना कि इसका एरिया 1/4 है तो इसका मास भी क्या बोलेंगे 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, यूनिफॉर्म होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखो हम लोग लिखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। हाँ बोलो। सर अभी आपने जैसे एक क्वेश्चन बताया था कि TIFR में वो क्वेश्चन आया था जिसमें वो निकालने के बाद का मास दिया था, तो उसमें अपन हाँ उसको प्रोसीड करने के लिए मास ऐड करके करेंगे फुल डिस्क के लिए, है ना। अब वो लॉजिक जो है ना तुम अपना खुद अप्लाई करोगे, ठीक है ना। वो उतना वो तो कैलकुलेशन, एक स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं अगर इस पोर्शन का मास दिया रहेगा तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, समझ गया ना। तो आपको थोड़ा सोचना है कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो इस पोर्शन का मास दिया हुआ है तो आप इस पोर्शन का एरिया भी तो जानते हो, तो फिर एरिया से रिलेट कर लोगे, समझ गया ना। ऐसा हो गया ना, ये क्वेश्चन तो इस टाइप का हो गया कि जैसे मान लो एक ग्रुप है, उन लोग ग्रुप ऑफ सपोज 10 पीपल है और हम जानते हैं कि सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, और हम बोल देते हैं कि सपोज 4 लोगों के पास सपोज इतना अमाउंट है, तो टोटल लोगों के पास कितना है, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, समझ रहे हो ना, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना ये। तो इसमें ऐसे ही है ना कि पूरा आप यूनिफॉर्म जानते हो, इतना आपका मास जानते हो, तो फिर आप इतना का मास इतना होगा तो इतना का एरिया वाइज हम बता सकते हैं ना कि फिर इसका कितना होगा, फिर टोटल का कितना होगा, वो तो हम बता ही सकते हैं, समझ गया ना। ठीक है, तो उसको देख लोगे तुम लोग। TFR का जो क्वेश्चन है ना वो हालांकि डिस्क का नहीं था, वो स्फेयर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। स्फेयर तो जानते हो, एक आप सीख गए ना ये कैलकुलेशन, अब स्फेयर का होगा तो बस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज अप्रोच ऐसा ही रहता है। ओके, अब देखो लिख रहे हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है, किसी ऑब्लिक एक्सिस। देखो ये हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये गेट एग्जाम में इससे रिलेट करके क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। गेट एग्जाम में जो है ना 2 बार या 3 बार इससे क्वेश्चन आया है ऑब्लिक एक्सिस से। लेकिन जानते हो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना किसी भी एग्जाम में आ जा सकता है, तो इसीलिए इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। गेट में पर्टिकुलरली आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन इससे, 2 या 3 बार। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, डिस्क सर्कुलर है, लेकिन हम ऑब्लिक एक्सिस को दिखाने के लिए इसको ऐसे इलिप्स जैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। जब भी हम लोग डिस्क बोलेंगे तो कैसा डिस्क हम मान कर चलेंगे, इसे हम लोग सर्कुलर डिस्क है और यूनिफॉर्म है। तो देखो ये जो एक्सिस है ना, देखो यहाँ पे
ऐसे जो ऊपर से ऐसे जा रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस। और अगर कोई एक्सिस ऐसे जाता है, देखो यहाँ से, जैसे मान लो ऐसे गया, तो इसको बोला जाएगा ऑब्लिक एक्सिस। ये जो एक्सिस है ना, दिस इज ऑब्लिक एक्सिस, ये ऑब्लिक एक्सिस है। इज दैट ओके? तो हमें इसके अबाउट बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मान लो हम इस एंगल को बता देते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक है? तो ऐसा समझ में आ रहा है ना सभी को? ये इसके प्लेन में नहीं है, ध्यान समझ गया ना? कि क्योंकि देखो आप ऐसे सोचो कि डिस्क के प्लेन में कोई भी एक्सिस होगा, सेंटर से जाएगा, ऐसे हो या ऐसे हो, सभी क्या बनेंगे? ऑल विल बी डायमीटर। ये तो सारे डायमीटर हो जाएंगे ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, तो इसके अबाउट भी कितना होगा? mr²/4 होगा। तो इन प्लेन तो ऐसा कोई भी एक्सिस होगा वो डायमीटर ही कहलाएगा, तो सभी mr²/4 ही होंगे। तो ये इन प्लेन नहीं है, इट इज नॉट इन प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है ना? ये प्लेन से कुछ एंगल पे है। मतलब आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो प्लेन से कितना एंगल बना रहा होगा? π/2 माइनस थीटा एंगल, ठीक है ना? तो ये ऑब्लिक एक्सिस का मतलब इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अच्छा देखो, डिस्क का डिस्कशन चल रहा है, तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन बता देते हैं। डिस्क से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना? कि हम लोग ये बात करते हैं ना, यूएफओ जो मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना, यूएफओ जो होता है। तो देखो, जब भी यूएफओ की बात होती है तो उसमें देखते हो उसका शेप कैसा दिखाया जाता है? डिस्क के जैसा ही, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएफओ जो होते हैं ना, वो सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना? जैसे ऐसा होता है ना कि मान लो एलियंस आ रहे हैं, तो हम लोग जो प्लेन उड़ाते हैं वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। मतलब जो जनरली जो प्लेन उड़ते हैं वो उसका शेप लगभग कैसा है? सिलेंडर जैसा ही है ना? मतलब एग्जैक्टली भी सिलेंडर नहीं है, लेकिन वो लगभग कैसा है? सिलेंडर जैसा है। हम लोग जो प्लेन यूज कर रहे हैं वो तो डिस्क जैसा तो नहीं है। नो प्लेन इज लाइक डिस्क, ठीक है? तो यूएफओ की बात जब भी चलती है तो डिस्क ही क्यों बनाते हैं, ठीक है? तो दैट इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है? उसका क्वेश्चन, उसका आंसर जानते हो? स्टेबिलिटी ऑफ डायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? हाँ, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैक्सिमम रिंग का होता है। रिंग का कितना होता है? mr²। बाकी सब में देखते हो डिवाइडेड बाय समथिंग आ रहा है, तो रिंग का मैक्सिमम होता है। नहीं, अभी आंसर नहीं कर सकते हो, वो सब अभी आंसर करने की कोशिश मत करो, ठीक है? वो काफी एडवांस क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? और दूसरी बात हम ये भी बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हमने पोज कर दिया है, ठीक है? तुम लोग इतना जल्दी आंसर मत करने की कोशिश क्या करो, ठीक है? देखो, इसका आंसर जानते हो? मतलब हम बता रहे हैं कि जो जिस लेवल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसके बियॉन्ड है इसका आंसर, ठीक है? इसमें रिजिड डायनामिक्स में एक ऑयलर इक्वेशन होता है, ठीक है ना? आंसर उससे आता है, ऑयलर इक्वेशन से, ठीक है? इससे मतलब हम लोग जितना पढ़ेंगे ना, उससे तो आंसर पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? ऑयलर इक्वेशन से आंसर इसका आता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डिस्क में ही होती है, ठीक है? लेकिन क्यों होती है, दैट यू विल नो फ्रॉम ऑयलर इक्वेशन, ठीक है? तो उसका आंसर यही है कि जो एलियंस है ना, वो स्मार्ट है, उनको पता है कि डिस्क की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए दे चूज डिस्क टाइप ऑफ व्हीकल, ओके? मास रिड्यूस हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है हमको लगता है। नहीं, फिर वो तो या तो फिर बर्नौली थ्योरम वगैरह कुछ लग रहा होगा। मान लो किसी चीज पे आप रोटेट कर दें तो ऊपर वाले एयर को वो क्या करता होगा, रोटेट करा देता होगा, तो ऊपर स्पीड बढ़ गई ना। तो हम लोग जैसे बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे थे ना कि स्पीड बढ़ता है तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो ऊपर से कम प्रेशर लगेगा तो उसका वेट कम हो जाएगा। ये उसका रीजन हो सकता है, ठीक है ना? फिर वो बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन होगा। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये डिस्क है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे इसका जो है ना कुछ हम सर जब हाँ बोलो। सर इनिशियली जब सर किसी नॉर्मल ह्यूमन ने यूएफओ देखा होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी शेप डिस्क की होनी चाहिए?
अरे देखो क्या कहते हैं, आज तक एक्चुअली यूएफओ किसी ने देखा नहीं है, वो इमेजिनेशन है, समझ गया ना। वो कहते हैं ना, वो साई फाई जो स्टोरीज होते हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब वो लोग मतलब फिक्शन है, ये यूएफओ इज ए फिक्शन, ठीक है ना, किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। तो सर जब हमको पता है कि डिस्क की वो ज्यादा होगी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो अपन डिस्क क्यों नहीं बना रहे, अपन सिलेंडर क्यों बना रहे अब वो तुम सोचोगे, ठीक है। हैं? ओके सर। तो देखो, इसको आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो इसको आंसर, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जो है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हम इंटीग्रेशन से निकालने की कोशिश करेंगे ना, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे, इंटीग्रेशन से इसके बाद निकाले, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर भी नहीं है कि इसको ऐसे रिजॉल्व कर दे, ठीक है ना। तो इसका तरीका ये होता है, देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्ररी एक्सिस, ये चीज जानते हो, अभी जो हम बता रहे हैं ना, ये क्लास 11th लेवल से एडवांस्ड है। अभी तक जो हम ये कराए, तो हम देखो क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन के आईआईटी जेई में आया ना, ये दोनों का रेशियो, तो ये 11th लेवल का डिस्कशन है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, देखो दिस इज बियॉन्ड दैट, ओके। ये आप किसी 11th के स्टूडेंट को दे दोगे ना, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं, थीटा का मतलब ऑप्शन जैसे दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन में फिर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा 0 करने पे कितना आना चाहिए, जैसे थीटा 0 कर दोगे तो इधर आ जाएगा ना ये, तो आंसर कितना आएगा, mr²/2, ठीक है ना। और फिर थीटा को 90 कर दोगे तो इधर आ जाएगा एक्सिस, तो कितना आ जाएगा, mr²/4। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ गया ना कि इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए और थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो जानते हो यही करो उसमें, फिर थीटा 0 लगा के देखो कि mr²/2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 90 लगा के देखो कि mr²/4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जिस ऑप्शन में दे दिया वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गेट में जो पूछा ना, वो 60 डिग्री एंगल दे करके पूछा था, तो 60 दे दिया, तब तो उसमें ऑप्शन ही नहीं बचा ना, फिर उसमें तो आप थीटा पुट नहीं हो, क्योंकि नंबर में होगा आंसर, तो उसको तो फिर निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्ररी एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, ठीक है, इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर हम लोग देखो इसलिए भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अब देखो कहाँ का है फॉर्मूला, वो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखोगे कि उसका फॉर्मूला ये होता है कि ये एन कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे इनर्शिया टेंसर लगा देंगे और इधर एन कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x1 मतलब कॉलम मैट्रिक्स होगा, और ये 1x3 रो मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। समझ गया ना, ये क्या है, रो मैट्रिक्स। तो एन कैप जो है ना, एन कैप यहाँ पे मतलब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन एक्सिस होगा। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन एक्सिस, ठीक है। बस इतना कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनर्शिया टेंसर लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, फिर हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो इनर्शिया टेंसर हमें लिखने में टाइम नहीं लगेगा। देखो इनर्शिया टेंसर ऐसे लिखेंगे, लास्ट क्लास में बताया था ना, इनर्शिया टेंसर का फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई और आई वाई जेड, और आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड, ये होता है, ठीक है। दैट्स द इनर्शिया टेंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कि इनर्शिया टेंसर लिखने के लिए जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना पड़ता है, समझ गए ना। बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के आप इनर्शिया टेंसर नहीं लिख सकते हो, तो ठीक है ना। सो इसमें क्या करना होता है, देखो चूज एक्स वाई जेड एज, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तभी हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं चूज, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड नहीं दिया हुआ है, हम चूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लेंगे, ये जो है ना एक्स एक्सिस हमने ऐसे ले लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये मान लो हमने ले लिया, इसको बोल दिया हमने क्या, मान लो इसको बोल दिया हमने वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर इधर है, मतलब या तो इसको मान लो जेड एक्सिस बोल देते हैं, चलो ठीक है ना। ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस आप समझ रहे हो ना, डिस्क के प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस देखो डायमीटर है, अब अभी जैसे ऐसे बनाते हैं ना डिस्क, देखो ऐसे डिस्क बनाते हो, इधर एक्स होता है तो इधर क्या होता है, वाई, और उसके परपेंडिकुलर होता है जेड।
तो हम z ऐसे दिखा दिए है इसमें, तो अब जानते हो ऐसे y जो है ना हमें ऐसे करके परपेंडिकुलर जैसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y यहाँ पे ऐसे करके हम जो है ना क्रॉस से ऐसे दिखा दे रहे हैं कि y जो है ना यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, समझ गया ना, इसी प्लेन में होगा वो, समझ गया ना। y जो है वो भी डायमीटर जैसे अलग से देखो, ये फिगर क्लैरिटी के लिए है कि x इधर है तो y इधर है, और फिर यहाँ पे z ऊपर की तरफ है, ये z ऊपर की तरफ है, तो z यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो y यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ होगा, इसी प्लेन में होगा, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो देखो हम सिमेट्रिक एक्सिस चूज इसलिए किया ना कि इससे हम जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, सिमेट्रिक एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और उसके लिए सभी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इजी हो जाएगा ये। तो I इज इक्वल टू देखो फिर कितना बन जाएगा, देखो आई एक्स एक्स इस फिगर में बताइए कितना होगा, व्हाट इज आई एक्स एक्स मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, mr² बाय 4 होगा ना, x तो डायमीटर है ना, ठीक है ना। फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वाई एक्स 0 हो जाएगा क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस चूज कर लिए ऐसे, ठीक है ना। आई वाई जो होगा हमारा वो भी डायमीटर है, तो ये भी बन जाएगा mr² बाय 4, और ये 0, फिर 0 0, और आई जेड जेड हो जाएगा mr² बाय 2। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये हमारा निकल गया है इनर्शिया टेंसर। अब हमको सिर्फ एक चीज और लिखना है, एन कैप। तो एन कैप आप जानते हो ना, देखो ये जो हमने लिखा है ना, एन कैप क्या लिखा गया, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन एक्सिस। तो ये जो गिवन एक्सिस है ना, उधर हम यूनिट वेक्टर ऐसे एन कैप लिख दिए। अब ये जो एक्सिस है ना, हमने फिगर ऐसा बनाया है ना कि हम मानकर चल रहे हैं कि ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, हाँ एक्सजेड प्लेन में। तो इसको हम ऐसे कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर दो, मैग्नीट्यूड इसका 1 है ना, तो इसको इधर रिजॉल्व करोगे ना तो ऐसा आ जाएगा cos 1 cos थीटा और इंटू k कैप, ऐसा होगा ना, इधर cos थीटा हो जाएगा और फिर प्लस 1 sin थीटा और इंटू आई कैप, ठीक है। हमने इसको मान लिया कि ये एक्सजेड प्लेन में है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कि एन कैप जब आप ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखना चाहोगे ना, तो पहले एक्स कंपोनेंट लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। फिर वाई कंपोनेंट 0 लिखोगे, फिर इधर लिखोगे cos थीटा। इसी को रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहोगे ना इसको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा साइन थीटा 0 और cos थीटा, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया गया और ये लिख दिया गया रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। बस इन्हीं दोनों को यूज करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था ना आई एन, तो इनर्शिया सॉरी एन कैप, इनर्शिया टेंसर और एन कैप है। तो ये जो है ना रो मैट्रिक्स है, तो इधर लिखोगे ऐसे साइन थीटा 0 और cos थीटा। अब इधर से इनर्शिया टेंसर लिखना है mr² बाय 2 कॉमन ले लो, तो ये या mr² बाय 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 2 हो जाएगा इधर, और इधर से आ जाएगा साइन थीटा 0 और cos थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो mr² बाई 4 हमने कॉमन ले रखा है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कितना आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। आर यू गेटिंग दिस? एक बार चेक करके देखो मल्टीप्लाई करने से इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 कर दोगे ना, तो आंसर आ जाएगा mr² बाई 4 और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑब्लिक एक्सिस। एक ऐसा ऑब्लिक एक्सिस जो सिमेट्रिक एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सिमेट्रिक एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। इधर ये जो सिमेट्रिक एक्सिस था ना, उसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अब आप चेक करिए, देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, समझ में आया ना सभी को? ये बेसिक, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, देखिए दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन, ओके। सर वो आई एक्स वाई आई वाई जेड वो सब 0 क्यों हो रहा है, एक बार बताएंगे? कल तुम नहीं थे क्या क्लास में? नहीं सर, ठीक है तो सर, फिर तो कहाँ फिर था? देख कल वो लेक्चर देख लोगे, ठीक है ना। ठीक है सर। वो कल बताया गया था, देखो एक बात, चलो हम इतना बता देते हैं कि जब भी एक्सिस सिमेट्रिक होता है ना, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये सभी टर्म जो है ना, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। वो सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। वो 0 कर दिया गया, ठीक है। तो ये
जानते हो देखो मैथमेटिक्स का कितना एडवांटेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स लगा करके इसको हमने ऐसे निकाल लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट चाहते हो ना, इंटीग्रेशन से निकाल दें इस एक्सिस के बॉर्ड, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से डायरेक्टली निकालोगे ना तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा ये, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से मुश्किल है इसको निकालना। अरे वो छोड़ो ना, कंपोनेंट है ही नहीं है वो। कंपोनेंट वो सब कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। कंपोनेंट होता ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, तो उसको हम रिजॉल्व तो नहीं कर सकते ना। अब ये आंसर इसका फाइनल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से थीटा 0 पुट करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, mr²/2। तो वही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना हम लोग। यहाँ से देखिए थीटा 0 पुट करने पे हम लोग कह रहे थे ना कि थीटा 0 पुट करने का मतलब है ये जो ऑब्लिक एक्सिस है वो इधर आ जाएगा, तो थीटा 90 पुट करने पे इधर ही आ जाएगा। तो वो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये डिस्क का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट्स द डिस्कशन ऑफ डिस्क, ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो है इसमें कई तरह के केसेस आ जाएंगे। हॉलो स्फीयर भी आ जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन जो कराया जा रहा है ना वो सबसे पहले यूनिफॉर्म का कराया जा रहा है, सो दैट यू लर्न द मेथड, ठीक है ना। फिर नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो उसी चीज को बस कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर के अबाउट हम लोग डेरिवेशन, देखो हम जनरल मेथड बता रहे हैं। अब इसमें जानते हो एससी वर्मा की बुक देखोगे ना, तो एससी वर्मा की बुक में स्फीयर का किसी को पता है कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है? नहीं, डिस्क से नहीं। उसने एससी वर्मा ने जो निकाला है ना, डिस्क से भी निकल जाता है, ठीक है ना। यू कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर यूजिंग ए डिस्क, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो ये स्फीयर है, एक मिनट, तो ये स्फीयर है, आप जो है ना इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे 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 कट करो तो क्या निकलता जाएगा? तो कट करोगे ना तो इससे बहुत सारे डिस्क निकलेंगे, बहुत सारे डिस्क। तो इसीलिए डिस्क से भी बहुत लोग निकालते हैं, ठीक है ना। एससी वर्मा ने हॉलो स्फीयर, जैसे होता है ना कैबेज होता है ना, तो कैबेज में बहुत सारे लेयर होते हैं, तो हम इसको मान सकते हैं कि बहुत ऐसा मान सकते हो, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो आप मान सकते हो ये बहुत सारे छोटे छोटे, ऐसा है देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो स्फीयर से बना हुआ है ऐसे। तो एससी वर्मा ने हॉलो स्फीयर लेकर के सॉल्व किया है इसे, ठीक है। लेकिन हम लोग वो सब कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वो सब भी जानते हो मेथड वर्क करता है बट ऑलवेज वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। कभी कभी वर्क करेगा, कभी कभी वर्क नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए जो मोस्ट जनरल मेथड है ना वो लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए ये मानकर चल रहे हैं कि ये कोई स्फीयर है, सपोज दिस इज ए स्फीयर, और इसका ये ऐसे हम बना दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि स्फीयर है ये, ठीक है ना। और ये सॉलिड है, ऐसे करें, मान लो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। शेड कर दिया, समझ जाओ सॉलिड है। अब इसका डायमीटर, जैसे देखो ये इसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है ना, दिस इज इट्स डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। तो हमको इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब जानते हो ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें जानते हो अगर आप इधर भी एक्सिस लोगे ना तो वो भी डायमीटर होगा, ठीक है ना, इधर भी लोगे वो भी डायमीटर होगा। तो सेंटर से एक्सिस, कोई भी एक्सिस जाएगा वो सभी क्या होगा, डायमीटर होगा, ऑल विल बी डायमीटर, ठीक है। सो ऑल द एक्सिस थ्रू सेंटर विल बी डायमीटर एक्चुअली, ठीक है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के बाद निकाल सकते हैं, सभी का आंसर सेम आएगा। तो इसमें जानते हो अगर आप इसको Z मान लेते हो ना, देखो हमेशा ध्यान रखोगे Z के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सबसे इजी होता है, दैट इज द इजीएस्ट, इज दैट ओके। और अदर एक्सिस के बाद निकालोगे ना, जैसे इसमें IXX निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरह से प्रोसीड करेंगे। I अबाउट डायमीटर जैसे निकालना है ना, तो दैट विल बी I अबाउट XX, या फिर I अबाउट YY, या फिर I अबाउट ZZ, आप किसी के अबाउट में निकाल दीजिए,
ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है ना सभी को? ये भी देखो क्या है, ये भी डायमीटर है, यहाँ से दूसरा वाई ऐसे भी एक्सिस बनाओगे वो भी डायमीटर होगा, क्योंकि ये 3D है, ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। ओके, तो हम लोग देखो, चाहे हम किसी को निकालें आंसर सेम आने वाला है, तो हम चूज किसको करेंगे? आई जेड जेड। तो यहाँ पे आई जेड जेड निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आई जेड जेड का कल फॉर्मूला बताया था ना, डीएम इंटू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था। अब हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर यूज करने जा रहे हैं। देखो एक्स इक्वल टू स्फेरिकल, स्फेयर है ना, तो ज्यादा इजी होता है स्फेरिकल पोलर। क्या लिखते हो स्फेरिकल में? आर साइन थीटा और इंटू कॉस फाई, वाई इक्वल टू साइन फाई, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम लोग। तो और डीएम जो है ना ऐसे लिख दोगे, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम बाई हो जाएगा टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास m मान लो इसका, ठीक है ना, इसका मास हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, और इसका रेडियस जो है ना r एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे लिखोगे। इज दैट ओके? तो समझ रहे हो ना, डीएम बाई डीवी स्मॉल मास बाई स्मॉल वॉल्यूम, ये यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है ना, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं, ओके। नॉन यूनिफॉर्म में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ से डीएम हम लोग निकाल लेंगे, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब इंटू डीवी। आप लोग समझ रहे हो ना? ये अगर फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करोगे? हाँ, फिर नॉन यूनिफॉर्म में लिखना पड़ेगा रो, यहाँ पे रो, यहाँ पे इसकी जगह पे रो आ जाएगा, ठीक है ना। बस फिर रो इंटू डीवी बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई और इंटू कैपिटल R क्यूब। अब डीवी का फॉर्मूला स्फेरिकल पोलर में क्या होता है? हाँ, आर r स्क्वायर स्क्वायर, साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। ये सब कुछ बताया गया आप लोग को, है ना, r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो इसको हम लोग बस हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है ना आंसर। तो देखो यहाँ से, तो आई जेड जेड जो निकलेगा ना, देखो यहाँ से आई जेड जेड दैट इज इंटीग्रेशन डीएम। तो डीएम देखो हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ से, देखिए डीएम ये है हमारा 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब और r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है ना। और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कुछ मिला करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको पुट करोगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है ना, बस आ गया, दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। सो नाउ यू इंटीग्रेट इट, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, समझ गया ना, बिकॉज देयर इज डी आर, देयर इज डी थीटा, देयर इज डी फाई, ओके। सो इट विल बी ए ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो है ना, देखो 3m और डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, और इधर से आ जाएगा, देखो r का पावर कितना, स्मॉल r का पावर कितना आ रहा है, 4 इंटू डी आर, है ना, और इधर से आ रहा है साइन का पावर क्यूब थीटा और डी थीटा, और इधर से आ रहा है डी फाई। तो फुल स्क्वायर में तो आप जानते हो ना, लिमिट क्या होता है, 0 टू कैपिटल R, ये 0 टू पाई और ये 0 टू 2 पाई, बस ऐसा ही है, ठीक है ना। तो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, ओके। यहां से आ जाएगा r का पावर 5/5, और ये इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो इट विल गिव यू, आई थिंक इससे आएगा आपका 4/3 आएगा ना, 2 पाई। एक बार चेक करोगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 कैंसिल, इधर से 4 कैंसिल, अलग अलग सारे इंटीग्रेशन लिख दिए गए हैं। देखो इसका वैल्यू लिखा गया, इसका वैल्यू लिखा गया, ठीक है।
तो बस यहाँ से आप देख लो कैलकुलेशन करके, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इधर से 2, ये पाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 बच जाएगा, और इंटू m ये हो गया, और r³ से r5 कैंसिल होगा तो r², 2/5 mr²। ठीक है, तो ये IZ निकल गया। ठीक है, तो यही I अबाउट डायमीटर है, इसी को बोला जाएगा I अबाउट डायमीटर। ठीक है, तो ये I अबाउट डायमीटर है। अब इसमें IXX भी निकाले होते हैं ना, थोड़ा सा जानते हो क्या होता है, x जब लिखोगे ना तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, IXX में क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे y² और z², तो z की जगह फिर लिखोगे r cos थीटा, और y की जगह लिखना पड़ेगा r sin थीटा sin फाई, तो इसीलिए जानते हो फाई भी बच जाएगा वहां पे, फिर फाई का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसमें इसमें जैसे भी आपको एक सिंगल टर्म जैसा दिख रहा है ना, उसमें समथिंग प्लस समथिंग आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, बट अल्टीमेटली आंसर सेम आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये समझ लो ना, एक जनरल अप्रोच है, दिस इज द मोस्ट। अब जानते हो, ये मत सोचोगे कि हम लोग 11th क्लास में तो दूसरे तरीके से कर लेते थे, वो आसानी से हो जाता था, वो जानते हो जनरल अप्रोच नहीं है। तो आप अब 11th के बियॉन्ड आपको सीखना है ना, तो इसीलिए जनरल अप्रोच से बताया जा रहा है, वो 11th वाले अप्रोच से नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन सभी मेथड का कोई लिमिटेशन नहीं है, वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया तो भी ये लग जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पे रो, तो हम इसके वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चन, चलो एक दे देते हैं, उसको आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, आप लोग को ऐसा ये दिया गया ना बुक जो मैकेनिक्स की, उसमें भी देखोगे वेरिएबल डेंसिटी क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है ना, आज तक लेकिन जानते हो स्फेयर का वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन कभी नहीं आया किसी एग्जाम में। वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन जो आया है ना, वो डिस्क आया है और रॉड का आया है। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में जो आया है डिस्क और रॉड का, तो डिस्क का तो हम करा ही दिए, चलो फिर भी कभी आ जा सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल डेंसिटी, या इसका जो है ना, पहले देखो डिस्कशन थोड़ा सा बता देते हैं, डिस्कशन फॉर स्फेयर। ठीक है ना, तो स्फेयर के लिए देखिए डिस्कशन बता रहे हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये, एक मिनट, ये स्फेयर है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दिस इज 2/5 mr², ये सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, तो इसका मास m है, और इसका रेडियस r है, रेडियस इज r। तो अगर हम एक्सिस इसके बाद लेंगे ना, देखो ये एक्सिस, तो ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो फिर ऐसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी इक्वल टू IC प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, तो I अबाउट दिस एक्सिस, देखो इसके बाद जो लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू I अबाउट दिस प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो आंसर इज 7/5 है ना। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा, इसके बाद अगर मान लो हम इसको I बोल देते हैं या I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोलते हैं अगर, तो ये I2 जो होगा दैट विल बी 7/5 mr²। यस, इसके बाद 7/5 होगा। अब जानते हो इसमें और कोई एक्सेस ज्यादा बनता ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब एक ज्यादा बात होती है इस एक्सेस के बाद और इसके बाद। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जानते हो, देखो ऐसे भी करोगे ना, ध्यान रखो, इसमें अगर ऐसे भी करोगे, देखो इस ऐसे बना देते हैं मान लो एक्सेस, तो इसके पैरेलल इधर ऐसा होगा, तो स्फेयर है ना, तो ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा, तो वो भी होगा 2/5 mr²। तो इसके बाद भी कितना आंसर आएगा, ये मान लो I3 बोलते हो ना, तो ये भी 7/5 mr² ही होगा, क्योंकि समझ लो ना, स्फेयर है, 3D है, ये इधर से जो एक्सिस आएगा वो भी डायमीटर होगा। सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल आल्सो बी 7/5। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा डिस्कशन इसमें बस यही दो का होता है। ठीक है ना, स्फेयर के केस में। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग इसका जस्ट एक दो पॉइंट बता रहे हैं। देखो ये था हमारा किसका, सॉलिड स्फेयर, दिस वाज, ये कैसा स्फेयर है, सॉलिड। अगर हम देखो इसको ये लिखते हैं, सपोज करो थिक स्फेरिकल शेल होता है ये, थिक स्फेरिकल शेल। तो देखो हम कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, बस हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, थिक स्फेरिकल शेल ऐसा कुछ होगा, जैसे ये मान लीजिए एक स्फेयर है, और ठीक है ना, ये ऐसा है। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो देखो ये जो है ना, रेडियस R1 है, और सपोज करो इधर बाहर में रेडियस R2 है। ठीक है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मान लीजिए इसके बाद निकालना चाहते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कल हम बताए थे ना इसका आंसर, याद है ना,
तो देखो हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, इसका भी डेरिवेशन जो है ना एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसीड होगा, इट विल प्रोसीड एग्जैक्टली इन सिमिलर वे। बस डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आएगा वो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना मास बाय वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम जो लिखोगे वो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप आउटर वॉल्यूम लिखोगे तो 4/3 पाई R2 क्यूब और फिर आ जाएगा माइनस R1 क्यूब। तो यहाँ पे जो R क्यूब दिख रहा है ना, वहां पे क्या आएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ऐसा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इसमें लिमिट जो लोगे ना, देखो इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें ऐसा होगा कि मास तो यहाँ से यहाँ तक है ना सिर्फ, तो R का लिमिट होगा R1 से R2 तक, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ले लोगे R1 से R2, तो देखो आप ऐसे सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 to the power 5 माइनस R1 to the power 5, इज दैट ऑल राइट। तो और नीचे में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, R2 क्यूब, बाकी फैक्टर्स देखो सब कुछ वही रहेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस न्यूमरेटर में भी समझ रहे हो ना, ये जो R पावर यहाँ पे चेंजेस आएगा, देखो इसमें चेंज आएगा और इसमें चेंज आएगा, ये बन जाएगा R2 to the power 5 माइनस R1 5 और ये R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, वो वॉल्यूम के कैलकुलेशन की वजह से, इज दैट ओके। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कैसे करना है, बस हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 2/5 m और ये हो जाएगा R2 to the power 5 और माइनस R1 to the power 5 और डिवाइड बाय R2 क्यूब और माइनस, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। समझ में आ गया ना ये सभी को, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। सर ठीक ये है, वाला एक और बार बता दीजिए प्लीज। यहाँ से आएगा ना, देखो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम जब लिखोगे ना, तो ऐसा है ना, देखो हमारा शेप ये ऐसा है, तो हमें वॉल्यूम तो इस पोर्शन का लिखना पड़ेगा ना, इसका इस पोर्शन का वॉल्यूम, इस पोर्शन का वॉल्यूम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, बाहर वाले का आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ऐसा तो आएगा ना, यहाँ पे जो 4/3 पाई और ये हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। और जब इंटीग्रेशन करोगे तो सब कुछ ऐसा, ये समझ में आ गया, ये R क्यूब की जगह R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। और इंटीग्रेशन करोगे तो इतना ही में तो इंटीग्रेशन करना, अंदर में तो हॉलो है, तो इतना का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो ना, तो लिमिट इसीलिए होगा R1 से R2 तक। तो फिर जब ये लिमिट यहाँ पे पुट करोगे ना, इंटीग्रेशन करने से 5 का फैक्टर तो आएगा ही, लिमिट से आएगा R2 to the power 5 माइनस R1 to the power 5, इज दैट ओके। तो बस हो Okay. जाएगा, ठीक है, बाकी फैक्टर सभी वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा बस, ठीक है ना, तो इसीलिए ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई यू विल गेट दिस आंसर, ओके। तो ये कैलकुलेशन है थिक स्फेरिकल सेल का, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ठीक है। अब देखो अगर थिन सेल, तो कल याद है हम इसका लिमिट लेकर के शो कर दिए थे कि थिन सेल का आंसर इससे आ जाता है, R2 और R1 को इक्वल पुट कर दिए थे दोनों को, है ना, और उसका लिमिट लेकर के एल हॉपिटल रूल लगा के दिखा दिए थे कि आंसर आ रहा है कितना, 2/3, ठीक है। तो चलो एक है उसका कैलकुलेशन, देखो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये हम डायरेक्ट एक तो लिमिट से ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हो, सर ब्रेक दे दीजिए, टाइम हो गया। तेरे अभी कोई नहीं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना, तो ये जो है ना, देखो ऐसा होगा, ये हमारा स्फेयर है, अब अंदर कुछ नहीं है, जो भी है कहाँ पे है, सरफेस पे। तो इसमें जानते हो मतलब हम इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायमीटर है, डायमीटर के बाउंड निकाल रहे हैं, तो इसको फिर से हम z एक्सिस मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, IZZ, तो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज IZZ, ओके। अब इसमें जानते हो देखो क्या होगा कि जो भी एलिमेंट वगैरह चूज करोगे ना, डीएम जो यहाँ पे लिखा गया है वो अंदर में नहीं होगा, डीएम कहाँ पे होगा, ऐसे सरफेस पे होगा डीएम, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो अब जानते हो जैसे ऐसे लिखोगे, इसमें जो है ना मास जो है वॉल्यूम में नहीं है, मास इज ऑन द सरफेस, इसका मास आप कैपिटल एम कह दीजिए, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो आपको इसे रिलेट एरिया से करना होगा, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल एरिया, तो टोटल एरिया इसका होगा 4πr², ठीक है ना। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, ठीक है, मास
is distributed on surface, ठीक है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। तो देखो यहाँ से dm जो आएगा ना वो बेसिकली मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर होगा और इनटू dA होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये जो एरिया है ना इसका कैसे लिखते हो, स्फेयर का सरफेस का एरिया r स्क्वायर और साइन थीटा और डी थीटा डी फाई ऐसे होता है ना। तो नहीं ये देखो हम अब बाद में कर सकते हैं, देखो इसमें dr नहीं आ रहा है ना, देयर इज नो dr, तो आप बोलते हो इसमें r वेरिएबल नहीं है, तो r को कांस्टेंट वैल्यू मतलब कैपिटल R पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल R ऐसे कर दोगे, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये dm निकल गया, अब इन सबको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर वही स्फेरिकल पोलर लगाओगे तो x की जगह पे वही कैपिटल R और इंटू साइन थीटा। इसमें कैपिटल R इसलिए लिख दिया जाता है कि इंटीग्रेशन में dr नहीं आ रहा है, तो हम स्मॉल r लिखने की जगह कैपिटल R ही लिख देते हैं, ठीक है ना। कैपिटल R साइन थीटा और फिर इधर क्या आता है कॉस फाई, और y इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा एंड साइन फाई। Is that okay? This we get. ठीक है, तो बस इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई जेड जेड विल बी इक्वल टू dm का वैल्यू पुट करोगे इधर से तो m अपॉन 4 पाई, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट हियर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। और जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इधर पुट करोगे ना तो इससे आ जाएगा कितना, r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग इतना आ रहा है सभी का, r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही आ रहा है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे अब डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो m अपॉन 4 पाई, ठीक है, एंड यू गेट हियर साइन क्यूब थीटा, है ना, और डी थीटा और इंटू डी फाई। तो 0 से 2 पाई ये लिमिट होगा और ये 0 to पाई, है ना। इज दैट ऑल राइट? तो यहाँ से देखिए इसको इंटीग्रेट करने से क्या आ रहा है, 4/3 है ना, और इससे 2 पाई, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो आंसर इस, और एक r स्क्वायर क्या छोटा है ना, अच्छा ये r स्क्वायर यहाँ पे था एक, ये r स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 2/3 r स्क्वायर, ठीक है। तो ये i z z निकल गया, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर हो गया, ठीक है। तो स्फेयर का और डिस्क का हमने आपको बता दिया। अभी देखो एक दो क्वेश्चन हम स्फेयर का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें इससे क्वेश्चन स्फेयर से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हम अभी बता रहे थे ना TFR का, वो स्फेयर से ही आया था क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के असाइनमेंट में दिया हुआ होगा, ठीक है। स्फेयर से ऐसे करके कट कर दिया गया कुछ और रिमेनिंग का मास दे दिया गया, फिर बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ओके। चलो फिर अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आज लगभग कितना 15 मिनट के बाद स्टार्ट करें क्या? 30 मिनट्स कहीं लंच करने जाना है क्या तुम लोग को? यस सर, यस सर, लंच करना लंच करना है, चलो ठीक है 30 मिनट के बाद करते हैं फिर स्टार्ट।